हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे अभावजन्य रोग एवं संतुलित आहार के विषय में, जो कि अपनी कक्षा 6 का पाठ 2 है। इस पाठ में बच्चों हम सीखेंगे अभावजन्य रोग की परिभाषा, उनके कारण और उनके निवारण। साथ ही हम देखेंगे कि संतुलित आहार क्या है और उसका क्या महत्व है, और इसके लिए हम एक अच्छी सी कहानी भी सुनेंगे। तो तैयार है ना? चलिए चलते हैं अपने पाठ के लिए। तो हमारे सीखने के प्रतिफल, यानी जब आप ये पाठ पढ़ जाएंगे, पूरा पढ़ने के बाद आपको 2 गुण पता चल जाएंगे। जैसे पहला क्या होगा, पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों को आप पहचानने लगेंगे, और साथ ही दूसरा वह होगा संतुलित पोषण के महत्व को भी आप समझने लगेंगे। तो है ना ये मजे की बात, क्योंकि आप अपने भोजन का और अपनी सेहत का इस पाठ को पढ़ने के बाद ध्यान रखने लगेंगे। आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन सा भोजन सही है और आप जो पोषण ले रहे हैं वह संतुलित है या नहीं है। तो ये बड़ा मज़ेदार और रोचक पाठ है। शुरू करते हैं अपना पाठ। तो बच्चों, सबसे पहले हम सीखते हैं अभावजन्य रोग का अर्थ क्या है। यह जो शब्द है बच्चों, अभावजन्य, ये 2 शब्दों के मेल से बना है, अभाव और जन्य। अभाव का मतलब होता है कमी और जन्य माने पैदा होना, यानी वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें हम अभावजन्य रोग कहते हैं। ये इसको हम सीखते हैं एक उदाहरण की सहायता से, ताकि हमें ये अच्छे से समझ आ जाए। तो मान लो मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। मान लीजिए एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है, और यदि वह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। तो ये हमने उदाहरण लिया, यानी इस उदाहरण के आधार पर भी हम अपनी परिभाषा बता सकते हैं। आप साथ साथ मेरे साथ कहें, बोलें परिभाषा को और अपनी नोटबुक में भी लिखें। जैसे वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें हम अभावजन्य रोग कहते हैं। ये हुई अपनी परिभाषा। अब हम देखते हैं कि किस घटक के कारण हमें कौन सा अभावजन्य रोग या विकार हो सकता है। सबसे पहले है प्रोटीन, कि प्रोटीन्स के अभाव से होने वाले रोग क्या हैं। बच्चों, यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं। जैसे क्या क्या रोग हो सकते हैं? उसकी वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन आना, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश आदि। यह वह रोग हैं जो उसे प्रोटीन की कमी से हो सकते हैं। उसके बाद आता है कार्बोहाइड्रेट। बेटा, यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहें तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा, वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा। इसीलिए प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट आप बच्चों के लिए तो अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आपकी आयु कैसी है? बढ़ती आयु है, और इसमें आपकी वृद्धि होती है। तो इसलिए आप अगर चाहते हैं कि आपकी वृद्धि अवरुद्ध ना हो तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट अपने आहार में अवश्य लें। अब हम चलते हैं अपने भोजन के अगले घटक की तरफ, और अगला घटक क्या है? विटामिन, यानी विटामिन के अभाव से होने वाले रोग। बच्चों, विटामिन के जो हैं वो अनेक प्रकार होते हैं, इसलिए उनसे होने वाले रोग भी अलग अलग और अनेक प्रकार के हो सकते हैं। तो अलग अलग विटामिन से जो अलग अलग प्रकार के रोग होते हैं, एक एक करके हम उनके विषय में जानते हैं। सबसे पहले जो अपना विटामिन आता है वह क्या है? बताइए। शाबाश, विटामिन ए। और विटामिन ए यदि हमारे भोजन में नहीं है तो हमें दृष्टि से संबंधित रोग हो सकते हैं, यानी हमारे देखने की जो शक्ति है उससे संबंधित हमें कोई भी विकार हो सकता है। और उसके लक्षण क्या हैं? जैसे कमज़ोर दृष्टि, अंधेरे में या रात में कम दिखाई देना, और कभी कभी तो बच्चों पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाएगा। तो ये किसके कारण हुआ? विटामिन ए के अभाव से। और यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं वह भोज्य पदार्थ जिनसे हमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में मिलता है। तो यह आपकी सहायता के लिए है। और इस विकार का नाम क्या रखेंगे बच्चों हम? क्षीणता या दृष्टिहीनता, जो विटामिन ए के अभाव के कारण होता है। अब बढ़ते हैं आगे अपने अगले विटामिन की तरफ, जो है विटामिन B1।
और विटामिन B1 की कमी से जो रोग हमें होता है वह होता है बेरी-बेरी। यानी क्या नाम है विटामिन B1 की कमी से? बेरी-बेरी। आप याद रख सकते हैं, बी से विटामिन B और बेरी-बेरी उसके रोग का नाम है। और इसके लक्षण क्या होंगे? लिखिए अपनी नोटबुक में। नंबर 1 दुर्बल पेशियाँ, और नंबर 2 पर क्या है? काम करने की ऊर्जा में कमी। यानी ऐसा व्यक्ति जिसके भोजन में विटामिन B1 की कमी है उसके अंदर काम करने के लिए उत्साह नहीं रहेगा, उसे हर समय अपने अंदर ऊर्जा की कमी महसूस होगी। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? आप चित्र में यहाँ देख सकते हैं कि विटामिन B की जो भोजन है वो किस में अधिक मिलता है। यानी वो भोजन जिसमें विटामिन B1 हमें अधिक मात्रा में प्राप्त होता है वह आपको चित्र में अभी हमने दिखाई। और अगला विटामिन है बच्चों विटामिन C। विटामिन C की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। और इसके लक्षण क्या होंगे? जैसे मसूड़ों से खून निकलना या घाव भरने में अधिक समय का लगना। यदि ये लक्षण है तो हमें क्या सोचना चाहिए कि हमारे अंदर विटामिन C की कमी है। और विटामिन C हमें अक्सर खट्टे पदार्थों में मिलता है। जो भी खट्टे भोज्य पदार्थ होंगे उनसे आपको विटामिन C की प्राप्ति होती है। तो विटामिन C की कमी से होने वाले रोग का नाम आप याद रखें, क्या होगा? स्कर्वी। शाबाश बच्चों। अब चलते हैं अपने अगले विटामिन की तरफ, और उसका नाम क्या है? विटामिन D। और विटामिन D की कमी से होने वाले विकार का नाम यानी रोग का नाम क्या है बच्चों? लिखिए विटामिन D के सामने रिकेट्स। और इसके लक्षण है बच्चों, नंबर 1 जो लक्षण होगा वह होगा अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। और नंबर 2 पे हम जो लक्षण है वो कभी कभी क्या होते हैं? छाती और पसलियों की विकृति होना। और जैसे आपको यहाँ चित्र में दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से उसके पैर जो हैं बच्चे के वह भी मुड़ गए हैं। ये सब विटामिन D की कमी से होता है। और विटामिन D वैसे तो हमारा शरीर जो है सूर्य के प्रकाश मिलने पर स्वयं ही संश्लेषित कर लेता है, लेकिन कुछ भोज्य पदार्थ भी हैं जिनमें हमें विटामिन D की प्राप्ति होती है, जैसे आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। तो ये भोज्य पदार्थ लेकर भी आप अपने आप को विटामिन D की पूर्ति करवा सकते हैं। और किस बीमारी से बचा सकते हैं? रिकेट्स। शाबाश। आगे चलते हैं बच्चों। कुछ खनिज लवण भी होते हैं जिनके अभाव से हमें कुछ विकार या रोग हो सकते हैं। अब खनिज लवण भी बच्चों अलग अलग होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। जैसे कुछ उदाहरण हैं कैल्शियम, आयोडीन या लौह आदि। और विभिन्न प्रकार के खनिज लवणों की कमी से हमें क्या होंगे? विभिन्न प्रकार के रोग हो सकते हैं। यानी अलग अलग जो खनिज लवण हैं वो उसके अलग लक्षण होंगे और उनके कमी से हमें अलग विकार हो सकते हैं। तो उसके लिए हम एक एक करके सीखते हैं कि क्या हमें विकार हो सकते हैं। सबसे पहले जो खनिज है बेटा वो है कैल्शियम। नोट कीजिए कैल्शियम। और कैल्शियम की कमी से हमें अस्थियों में और दांत के रोग हो सकते हैं। और इनके लक्षण क्या होंगे? हमारी अस्थियां वो कमज़ोर हो सकती हैं और दांत में क्या हो सकता है? दंत क्षय हो सकता है। तो ये किसकी वजह से हुआ? हमारे भोजन में कैल्शियम की कमी की वजह से। और यहाँ आप जो चित्र दिखाई दे रहा है उसमें वो भोज्य पदार्थ हैं जिनसे हमें कैल्शियम की प्राप्ति होती है। और कैल्शियम बच्चों क्योंकि आपकी उम्र ऐसी है जिसमें आपकी शरीर की वृद्धि होती है और जो आपकी हड्डियाँ हैं, अस्थियाँ हैं, वो भी मजबूत हो रही होती हैं। तो खूब दूध पिया कीजिए और खूब हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए ताकि आपको बढ़ती उम्र में कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में मिले। तो बनेंगे ना आप ताकतवर बच्चे। शाबाश बच्चों। अब चलते हैं आगे अपने अगले खनिज लवण की तरफ। क्या नाम है? आयोडीन। अपना खनिज लवण है आयोडीन। और उसकी कमी से हमें जो रोग होता है वो क्या है? घेंगा रोग। ये किसकी कमी से हुआ? आयोडीन की कमी से। और इसके लक्षण क्या हैं? इसके लक्षण हैं बच्चों गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना और बच्चों में मानसिक विकलांगता। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं घेंगा रोग कि किस प्रकार से गर्दन की ग्रंथि फूल गई है। और इसको हम दूर कैसे कर सकते हैं बच्चों? वैसे तो हमें आयोडीन जो है वो नमक से प्राप्त हो जाता है। नमक जो है वो आयोडीन का अच्छा स्रोत है, लेकिन कुछ भोज्य पदार्थ भी होते हैं जिनसे हमें आयोडीन की प्राप्ति होती है, जो आप चित्र में देख सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले खनिज की तरफ और वह खनिज है बच्चों लौह। लौह जो है उसकी कमी से हमें अरक्तता नामक रोग हो सकता है और उसका लक्षण होगा कमजोरी। हर समय हमें कमजोरी
महसूस होती है, आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं या ज़्यादा खेल कूद करते हैं और उस समय आपको जो है वो सांस फूलने लगता है और कमजोरी महसूस करें, तो क्या ये है लक्षण कि आपके शरीर में लौह की मात्रा कम हो गई है, जिसकी वजह से अरक्तता नामक रोग हमें हो जाता है। तो इसकी पूर्ति के लिए हमें चित्र में दिखाई दे रहे कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जिनसे हमें लौह जो है वो पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। बच्चों, ये सारे जो थे वो विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग और विकार हमने पढ़े, उनके लक्षण भी साथ में सीखे। तो आपको अब अच्छे से जो है अपनी कॉपी में एक सारणी बनानी है, जो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। उस सारणी के आधार पर आपको ये याद रहेगा कि किस विटामिन या खनिज की कमी से आपको कौन सा विकार हो सकता है, उसके क्या लक्षण हैं। तो ऐसे ही कॉपी में आप अपने एक टेबल बनाएं और उसमें ऊपर हेडिंग लिखें विटामिन खनिज, और दूसरे जो बॉक्स है उसमें क्या लिखेंगे, अभावजन्य रोग या विकार, और तीसरा जो है उसमें आप लिखेंगे लक्षण कि उस रोग के क्या लक्षण हैं। सबसे पहले वाले बॉक्स में हम नंबर 1 से शुरू करते हैं, वो है विटामिन ए। और विटामिन ए से जो हमें अभावजन्य रोग हुआ था, जिसके बारे में अभी अभी हमने पढ़ा है, वो लिखेंगे। वो क्या था, क्षीणता या दृष्टिहीनता। और इसके लक्षण क्या होंगे, इसके लक्षण है बच्चों, लिखिए कमजोर दृष्टि, अंधेरे या रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना। ये अब हम लिखते हैं फिर से। नंबर 2 पर है विटामिन B1, जो कि हमारा एक विटामिन है और इसके अभाव से हमें जो रोग हो जाता है उसका नाम मैंने आपको याद करवाया था, बी से याद रखें, बेरी। और फिर इसके लक्षण क्या होंगे, दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी। तीसरा जो अपना है विटामिन, वह है विटामिन सी। और विटामिन सी की कमी से हमें जो रोग होता है उसका नाम है स्कर्वी। सी और स्कर्वी ऐसे आप याद कर सकते हैं तुकबंदी करके। और इसके लक्षण क्या होंगे, मसूड़ों से खून निकलना या घाव भरने में अधिक समय का लगना। फिर अपने अगला विटामिन नंबर 4, और वह है विटामिन डी। और इसके अभाव से जो विकार हमें होता है उसका नाम है रिकेट्स। और इसके लक्षण होंगे अस्थियों का मुलायम होकर मुरझाना। आप नोट कर रहे हैं ना साथ साथ, शाबाश। फिर है हमारे खनिज लवण। तो सबसे पहले जो खनिज लवण हमने पढ़ा था वह था कैल्शियम। और कैल्शियम से जो विकार होता है उसका नाम है अस्थियां और दंतक्षय के रोग। और उसके लक्षण क्या होंगे, हमारी अस्थियों का कमजोर हो जाना और दंतक्षय। अगला जो हमारा खनिज है बच्चों, वह है आयोडीन। और आयोडीन से जो हमें अभावजन्य रोग होता है उसका नाम है गॉइटर यानी घेंगा। और इसके लक्षण क्या होंगे, गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना। और नंबर 2 पर इसके लक्षण है बच्चों में मानसिक विकलांगता। और अगला जो खनिज है बच्चों, वह क्या सीखा था हमने, लोह खनिज। और यदि हमारे शरीर में लोह का अभाव होता है तो हमें जो विकार होगा उसका नाम है अरक्तता। और इसके लक्षण होंगे कमजोरी, यानी हर समय कमजोरी का महसूस होना। ये आप एक इस प्रकार से सारणी अपनी कॉपी में बना सकते हैं, जिससे आपको ये सारी चीज़ें याद रखने में आसानी रहेगी। तो बच्चों, जो हमने सीखा उसके आधार पर मैं आपको कुछ प्रश्न दे रही हूँ, जिनको आप अपनी नोटबुक में लिखें। साथ ही इस प्रकार के और क्वेश्चन भी आप बना सकते हैं और उनके आंसर आप यहाँ से अपने पाठ से प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ प्रश्न हैं जो आप लिखेंगे, मैं आपको एक एक करके प्रश्न बताती हूँ। पहला प्रश्न है, अभावजन्य रोगों की क्या परिभाषा है। और दूसरा प्रश्न है, अभावजन्य रोगों की रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए। तीसरा प्रश्न लिखिए बच्चों, वह है विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न हो सकता है। चौथा प्रश्न क्या होगा बेटा, वह है घेंगा रोग किस खनिज के अभाव से होता है। आप लिख रहे हैं। पांचवा प्रश्न बच्चों, यदि हमारी दृष्टि कमजोर हो गई है तो हमारे भोजन में कौन से विटामिन की कमी हो सकती है। ये कुछ प्रश्न हैं जो मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा आप और भी बहुत सारे प्रश्न हैं वो बना सकते हैं और अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है वो अभावजन्य रोगों से संबंधित और किस खनिज या विटामिन से कौन सा रोग होता है वो सारी जानकारी याद रख सकते हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। अब चलते हैं अपने संतुलित आहार के विषय पर। बच्चों, संतुलित आहार माने बैलेंस डाइट, यानी जो हमने अभी तक पढ़ा वो क्या था,
कि हमारे भोजन में संतुलित आहार की कमी थी, जिसकी वजह से हमें अभावजन्य रोग हो गए। क्या होता है संतुलित आहार, किस प्रकार का होता है, और ये ना हो तो हमें क्या क्या नुकसान या विकार हो सकते हैं, वो सब हम जो है अब पढ़ने वाले हैं। किस प्रकार हमें संतुलित आहार को पकाना चाहिए या भोजन को धोना किस तरीके से चाहिए, जो खाद्य पदार्थ होते हैं वह सब भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी, और उसके लिए आप अच्छे से सुनिए। साथ ही मैं आपको एक अच्छी कहानी सुनाती हूँ बच्चों, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे संतुलित आहार है उसका हमें क्या उपयोग है, क्यों हमारे लिए ज़रूरी है। इसके लिए आइए मेरे साथ, मैं सुनाती हूँ आपको एक कहानी। बच्चों इनसे मिलिए। ये कौन है? ये है रच्चू। रच्चू माने रचित, जो कि कक्षा 6ठी का विद्यार्थी है। ये बहुत हंसमुख, तेज दिमाग और बहुत ही चुस्त बच्चा है। तो बच्चों ये इसकी खासियत बताऊं, ये पढ़ने में बहुत होशियार है और कक्षा में हमेशा प्रथम आता था। आप देख सकते हैं ना, बहुत हमेशा अपना काम सबसे पहले करता। दूसरा इसकी क्या विशेषता है? रच्चू जो है वो खेलने में बहुत ध्यान लगाता है। जितना पढ़ाई में तेज है उससे ज़्यादा खेल में तेज है, और इसका ध्यान हमेशा अपने दोस्तों के साथ खेलने में लगा रहता है। जैसे आप भी खेलते होगे ना दोस्तों के साथ। लेकिन रच्चू जो है वो एक गलती करता है। जानते हो क्या? भोजन में लापरवाही। जब भी उसकी माँ उसको भोजन देती है वो कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देता है और कहाँ चला जाता है? खेलने, अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि उसका मन तो हमेशा खेल में बसा रहता है और भोजन की तो उसे जरा भी चिंता नहीं। ठीक है, ये उसने क्या किया। और दूध, अरे भाई दूध तो वो हमेशा ही आधा छोड़ देता है। जब भी उसको एक गिलास दो, कितना भी दो, तो दूध को तो हमेशा एक घूंट पी के और उसको अपने भाई या बहन को दे देता है, खुद नहीं पीता। उसकी माँ उसे बहुत समझाती, उसे तो जैसे कुछ समझना ही नहीं था, बेशक माँ कितना भी समझाए। है ना गलत बात? ये तो हमेशा कहाँ जाता? अपने दोस्तों के साथ, या तो पढ़ाई करने या खेलने। अरे मैं आपको एक दिन की बात बताऊं, क्या हुआ। जब वो खेलने गया था अपने दोस्तों के साथ, उसे खेलते खेलते अचानक से चक्कर आ गए और वह गिर पड़ा। उसके दोस्त तो बहुत घबरा गए और एक अंकल की सहायता से उसे डॉक्टर के पास ले गए, जहां डॉक्टर ने उसका चेकअप किया। चेकअप करके डॉक्टर सारी बात समझ गए कि क्या दिक्कत है। तो उसने रचित के साथ साथ बाकी बच्चों को भी समझाया कि बच्चों, रचित ने जो किया वो आप मत करना। जानते हो डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा कि रचित सारे काम अच्छे से करता है, पढ़ाई में अव्वल है, खेल में भी तेज है, लेकिन जो वो लापरवाही करता है भोजन के लिए, वह सबसे गलत है। रचित का शरीर बढ़ता हुआ शरीर है, क्योंकि अभी जो है उसके शरीर में वृद्धि की उम्र है, और वो क्या करता है? ठीक से भोजन नहीं खाता, तो उसके शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो गई है, जिसकी वजह से उसे अपने आप में ऊर्जा की भी कमी लगती है। आप जानते हैं ना कि आपका शरीर हर कार्य के लिए ऊर्जा का इस्तेमाल करता है, और ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? भोजन से। तो यहाँ पर रचित ने अपने ऊर्जा के सारे भंडार को ख़त्म कर लिया था, तो उसका शरीर कमज़ोर हो गया। उसके लिए अब डॉक्टर ने उसे समाधान बताया। क्या समाधान है बच्चों? केवल एक इलाज कि संतुलित आहार लें, यानी हर पदार्थ, वो भोजन का घटक जो एक संतुलित मात्रा में हो, वो आपको लेना चाहिए। उसे हम संतुलित आहार कहेंगे। तो रचित क्या करने लगा? अब सारी बात समझ गया और उसने डॉक्टर को वादा किया। अब रचित भी समय पर और संतुलित आहार खाने लग गया, जिससे वो अब बहुत खुश है, क्योंकि पढ़ने और खेलने में तो वो तेज था, साथ ही अब वह अपनी कक्षा के बच्चों के समान लंबा भी हो रहा है और अच्छे से वृद्धि भी कर रहा है। ये कहानी है बच्चों किसकी? रचित की। तो आगे अच्छे से आपको संतुलित आहार के बारे में बताने से पहले मैं आपको कुछ प्रश्न बता रही हूँ। आप इन प्रश्नों को नोट करें और जो बताया जा रहा है उसमें इन प्रश्नों के उत्तर पाने की कोशिश करें। ठीक है, पहला प्रश्न है, किस प्रकार के आहार को हम संतुलित आहार कहेंगे? और दूसरा प्रश्न है बच्चों, भोजन को पकाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? यह भी मैं आपको बताऊंगी। और तीसरा प्रश्न है, चावल और दालों को बार बार क्यों नहीं धोना चाहिए?
और चौथा प्रश्न, कौन सा विटामिन पकाने से गर्मी में नष्ट हो जाता है? इन सभी प्रश्नों के लिए हम एक बार पढ़ते हैं अपने संतुलित आहार को। तो बच्चों पढ़ते हैं संतुलित आहार के विषय में। बच्चों सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे हम आहार कहते हैं और हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो और न ही कम। तो हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में वृक्षांश तथा जल भी होना चाहिए और इस प्रकार के आहार को हम क्या नाम देंगे? संतुलित आहार। इसकी परिभाषा बच्चों नोट कर लीजिए कि ऐसा आहार जिसमें कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो और न ही कम, साथ ही हमारे आहार में वृक्षांश और जल भी पर्याप्त मात्रा में हो, तो इस प्रकार के आहार को हम संतुलित आहार कहेंगे। फिर बच्चों प्रश्न आता है कि क्या प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? नहीं बच्चों, आयु और कार्य के अनुसार अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है। जैसे अभी आपकी बढ़ती आयु है तो इसमें आपको शरीर वृद्धि करने वाले भोजन की आवश्यकता होगी, जैसे कि प्रोटीन। ऐसा भोजन आप खाएं जिसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में हो। उसके पश्चात जब 20 की आयु में हो तो ऐसे बच्चे जो 20 की आयु में हैं उनको अपनी हड्डियों का घनत्व क्योंकि अभी बन रहा होता है तो उसके लिए ऐसा भोजन उनको चाहिए कि अन्य पोषकों के साथ साथ कैल्शियम से भरपूर हो उनका भोजन। तो 20 की आयु वालों को कैल्शियम से भरपूर जो है भोजन लेना चाहिए। साथ ही जब आयु पहुंच जाए 40 की उम्र में तो 40 की उम्र में वसा की मात्रा कम हो लेकिन अधिक क्या होने चाहिए? खनिज, विटामिन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट वाला भोजन जो है 40 की आयु के लिए सर्वोत्तम होता है। जब आयु बढ़ जाए, जैसे घर में 60 वर्ष की आयु का कोई व्यक्ति है तो उसकी मांसपेशियां कमज़ोर होने लगती है आयु के साथ, तो उसे व्यायाम के साथ साथ प्रोटीन युक्त जो है वो आहार लेना चाहिए जिससे उसकी मांसपेशियां कमज़ोर ना हो। तो ऐसे ही जो ज़्यादा मेहनत करते हैं लोग उनके लिए वसा और शक्तिवर्धक जो है वो भोजन होना चाहिए। तो बच्चों ये प्रश्न आता है ये सब सुन करके कि कैसे पता चले कि आप जो है वो संतुलित आहार ले रहे हैं या नहीं। इसके लिए मैं आपको एक टेक्निक बताती हूँ, एक तरीका बताती हूँ कि क्या करें। एक आप जो है एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कर लीजिए, जैसे मैंने यहाँ आपको बना के दिखाया हुआ है। एक तरफ आप लिखें सप्ताह के दिन, फिर उस सप्ताह के दिन मान लीजिए सोमवार को आपने क्या खाया और उसमें जो खाया उसमें कौन सा पोषक तत्व उपस्थित है। इस प्रकार आप 7 दिन जो है वो ये चार्ट में लिखते जाइए और फिर क्या हो जाएगा, जब चार्ट तैयार हो जाएगा तो जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं या नहीं है। इस प्रकार से आप पता कर सकते हैं कि आपने पूरे सप्ताह में जो भोजन लिया वह संतुलित है या नहीं है, आपकी आयु और आपके कार्य के अनुसार है या नहीं है। तो ये तरीका है अपने आहार को जांचने का। फिर बच्चों एक और प्रश्न जो है जो अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं कि क्या महंगे भोजन से ही संतुलित जो पोषक तत्व हैं वो प्राप्त होते हैं? नहीं बच्चों, ऐसा भी नहीं है। आप बहुत सारे ऐसे भोजन या खाद्य पदार्थ जो हमारे आसपास मौजूद हैं, जैसे दालें हैं, मूंगफली है, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग या चने को आप अंकुरित कर सकते हैं, और किण्वित भोजन जैसे दक्षिण भारत में जो भोजन खाया जाता है इडली जैसे, या आटे का मिश्रण जैसे मिस्सी रोटी होती है, या थेपला, या अनाज और दालों से बना हुआ, या जो फल हैं जैसे केला, और सब्जियां पालक या सत्तू, गुड़, ये जब जो हमारे आसपास या मौसम की जो ताज़ी सब्जियां हैं तो वो सब आप जो है आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें खा सकते हैं। और इसीलिए कोई भी व्यक्ति अल्प व्यय में यानी कम खर्चे में ही संतुलित आहार खा सकता है। सीधा सा तरीका है बच्चों, जिस मौसम में जो भी फल या सब्जियां उपलब्ध हों वो सभी खाइए। तो मौसम के अनुसार जो हमारी प्रकृति हमें इस प्रकार का भोजन उपलब्ध करवाती है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है। तो आप कम खर्चे में अपने लिए संतुलित जो है पोषक तत्वों से भरपूर भोजन का जो है प्रबंध कर सकते हैं। साथ ही बच्चों जो विशेष और हमें ध्यान रखना चाहिए वह क्या है कि उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, उसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए
ताकि इसके पोषक तत्व नष्ट ना हो। बच्चों, क्या आप जानते हैं पकाते समय कुछ पोषक नष्ट हो जाते हैं, उनका हमें ख्याल रखना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है और इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। तो यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन और खनिज लवणों की हानि हो सकती है ना महत्वपूर्ण बात। एक विशेष बात मैं आपको और बताती हूँ बच्चों कि पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। तो क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को भी सम्मिलित करें, ताकि बहुत सारे ऐसे जो महत्वपूर्ण विटामिन या खनिज हैं जो पकाते समय नष्ट हो गए हैं वो हमें उन कच्चे फल और सब्जियों से प्राप्त हो जाएं। इसके अलावा बच्चों, एक और महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, वह है अपने फल और सब्जियों को धोते समय क्या ख्याल रखें। जैसे छिलका उतार कर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाएं। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। साथ ही चावल और दालों को भी बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो सकते हैं, जिससे उनमें इन जो खनिज हैं उनकी कमी हो सकती है। तो धोते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए। अब बच्चे हम चलते हैं आगे। और एक प्रश्न जो हमारे सामने फिर से आ गया वह क्या है कि क्या एक जैसा ही भोजन हम हर समय खा सकते हैं। इसके लिए मैं आपको मिलवाती हूँ एक विशेष पात्र से जो आपकी पुस्तक में भी आता है, और वह क्या है, बूजो। बूजो क्या करता है, बूजो ने सोचा कि वो हर समय वसायुक्त खाना ही सर्वोत्तम है। वसा से भरपूर एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसायुक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। तो उसने क्या किया, उसने तली हुई चीज़ें जैसे समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा, ये सब जो थे अपने खाने में शामिल कर लिए और इनको खूब खाया। और इसके अलावा उसने कुछ नहीं खाया। आप जानते हो क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, इतना अधिक वसायुक्त भोजन खाने से भूजो ऐसा हो गया जैसा आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, यानी बहुत ज़्यादा मोटा। तो ऐसा खाने से हमें बचना चाहिए। हम हर समय एक जैसा भोजन नहीं खा सकते। क्या आवश्यक है हमारे लिए? हमारे लिए आवश्यक है कि हमारे शरीर में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी ना हो। इसलिए यह ज़रूरी है कि हम सादा किंतु सभी पोषक तत्वों से भरपूर भोजन अवश्य खाएं। ये हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। फिर सारांश की इस पाठ में हमने अब तक क्या सीखा, मैं आपको शुरू से अंत तक पूरे पाठ के मुख्य बिंदु एक बार बताती हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुने और दोहराएं मेरे साथ। सबसे पहले जो हमने सीखा था बच्चों, वह क्या था कि हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम क्या क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे तथा जल भी होता है। और दूसरा जो बिंदु हमने सीखा महत्वपूर्ण, वह क्या था कि कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। तीसरा बिंदु है प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए होती है। अब चलते हैं अपने चौथे महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ, और वह क्या है कि विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायक होते हैं। ध्यान रखें बच्चों, आपने भोजन में विटामिन खूब खाएं ताकि आप बीमारियों से बचे रहें। फिर है हमारा अगला बिंदु, और वह क्या है, 5वें नंबर पे, कि हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट रोग अथवा विकार हो सकते हैं, जिन्हें हमने क्या नाम दिया था, अभावजन्य रोग। शाबाश। अब अपना जो अंतिम महत्वपूर्ण बिंदु हमने सीखा है वह क्या है कि संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों तथा पर्याप्त रुक्षांश और जल उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। ऐसे भोजन को हम संतुलित आहार कहते हैं। ये थे हमारे सारे विशिष्ट बिंदु, हमारा सारांश इस पाठ का। उम्मीद है आप अच्छे से पाठ समझ गए होंगे और आपने सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी पुस्तक में निशान लगाया होगा और प्रश्न जो है वो नोटबुक में लिखे होंगे। तो धन्यवाद।